भाई सेकेंड टर्म का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 नहीं 10th 11th 12th सभी में ये जो चैप्टर है ना वो बेस है, बोलते हैं ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो केमिस्ट्री का ये बेस है। अब आप देखोगे क्लास 9th और 10th में रिएक्शंस में बातें होंगी, मतलब स्टेटमेंट ऐसे इंग्लिश लिखकर नहीं आएगी, ठीक है। वो क्या कर देंगे, अब केमिस्ट्री ऐसे चलेगी आपकी, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी ये 2 कहाँ से आ गए, ये H2 था, यहाँ पे H2 तो है लेकिन यहाँ पर O2 क्यों नहीं आया, क्या बात समझ में आ रही है। तो केमिस्ट्री ऐसे चलेगी, घबराने का नहीं, ये सब कुछ आपको यहीं पे सिखाया जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको केमिस्ट्री। फिर आपके ऊपर एक बात बिल्कुल लागू हो जाएगी कि काला अक्षर, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। शैल वी स्टार्ट, चलिए। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। भाई हमने इससे पहले 2 चैप्टर्स क्लियर किए हैं, एक तो था मैटर इन आवर सराउंडिंग और दूसरा क्या था आपका, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये मैटर क्या है। हमने मैटर पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। बट इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मीन्ड बाय मैटर एंड हाउ द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। और वो 3 स्टेट्स कौन सी थी आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बाकी और भी स्टेट्स होती है, प्लाज्मा वगैरह, अभी उसके बारे में नहीं। मेजरली जो होता है वो क्या रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं है सच आपको, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स हैव बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट मैटर इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ। मतलब ये मार्कर है जो स्टार्टिंग में बहुत पुराने ज़माने में जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला ये किससे मिलकर बना है। रिमोट और ये मार्कर वगैरह तो उस टाइम होते नहीं थे। मान लीजिए कि कोई भी उनको एक पीस पड़ा हुआ मिला और फिर उन्होंने सोचा भाई ये किससे मिलकर बना है, ठीक है। फिर क्या किया गया, उसके बारे में रिसर्च होनी शुरू हो गई और फिर क्या देखा, इट वॉज अराउंड 500 BC that an Indian philosopher महर्षि कनद had postulated that matter can be divided। मतलब हमने ये पढ़ा था भाई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे कि आपको एक ब्रिक ले लीजिए, ईंट, और उसको आप पाउडर में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है, या फिर ग्राइंड कर दीजिए किसी चीज़ से, तो आप देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो गया है। लेकिन फिलोसफर्स ने क्या बोला कि ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, इसको और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है। अब वो छोटे छोटे पीसेस क्या हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे एक्चुअल में वो बनने की शुरुआत हुई। जैसे कि आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल और टिश्यूज वाला, ठीक है। तो हमने पढ़ा सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। फिर सेल जब कंबाइंड हो जाते हैं तो बन जाता है टिश्यू, टिश्यूज जब कंबाइंड हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है एंड सो ऑन, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। मान लीजिए उन्होंने ये एक स्टोन ले लिया, ठीक है, और इसको इन्होंने बीच से कट कर दिया। जब कट कर दोगे तो इतना बचेगा। फिर उन्होंने इसको फर्दर छोटे पीसेस में कट कर दिया तो इतना बचेगा। इसको फर्दर कट कर दिया तो इतना छोटा सा पीस बचेगा। इसको फर्दर कट कर दो, ऐसे करते रहोगे तो आप देखोगे फिर ये और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता चला गया। फिर एक वो स्टेज आ जाएगी जब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा उसको इन्होंने क्या बोला, परमाणु। क्या बोला, परमाणु। अब आप पढ़ोगे इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है। इसे बोलते हैं परमाणु बम,
है ना. If we go on the breaking matter, we will get smaller and smaller particles. We will get smaller and smaller particles were named as परमाणु. जो अगर आप इसको ब्रेक करते चले जाओगे तो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु. क्यों? क्योंकि ये इंडियन फिलोसफर्स थे और इंडिया में क्या चलती है भाई? हिंदी चलती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो हो गया जी आपका इंट्रो, मतलब हिस्ट्री की अगर हम बात करें. अब ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है, मतलब जिसको फर्दर मैंने क्या किया, एक स्टोन का पीस लिया और उसको छोटे से छोटे पीसेस में ब्रेक करता चला गया. एक वो स्टेज आ गई जब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो ये इनडिविजिबल था और ऐसे पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स. क्या नाम दिया? इसका मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. जैसे हमारी पूरी बॉडी की जो बनने की शुरुआत हुई वो सेल से हुई और आपको आसपास में जितने भी मैटर्स नजर आ रहे हैं उसकी किससे मिलकर शुरुआत हुई बनने की? एटम से. ऐसे आप समझिए कि मैं इस रिमोट को ले लेता हूं, ये रहा रिमोट. इस रिमोट की बनने की शुरुआत कैसे हुई होगी? एक छोटा सा एटम रखा गया होगा, एक और एटम, ऐसे बहुत सारे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स रखे गए और ये जब सारे कंबाइन हो गए तो पूरा का पूरा ये रिमोट बनकर तैयार हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसका इन्होंने क्या नाम रखा? सो अ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स या फिर पार्टिकल्स. स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है आपका? एटम. क्या बात समझ में आ गई? ये किसने बोला? जो पुराने साइंटिस्ट थे. वो बाकी थोड़ी चीजें अपडेट हुई है वो आपको बताई जाएंगी. ठीक है, ये है वो एटम जो यहां पे रखा हुआ है. फिर एक और ऐसे बहुत सारे एटम्स को कंबाइन कर दिया गया है तब मैटर बन जाता है. ठीक है, अब आ जाइए एक्चुअल में होता क्या है. एटम्स यहां पर हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं. क्योंकि अगर सब कुछ सेम होता तो हमारे आसपास में सब कुछ सेम नजर आता है या नहीं आता? आपको सब कुछ डिफरेंट क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं. हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स. 118 एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कार्बन हो गया एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये सारी चीजें जब कंबाइंड होती हैं तो नई चीजें बनाती हैं. जैसे कि एक मान लीजिए ये है ऑक्सीजन. ये क्या है आपका? ऑक्सीजन. थोड़ी देर में मान लीजिए ये है ऑक्सीजन और ये है एक हाइड्रोजन और एक ये है हाइड्रोजन. जब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तो बनाते हैं H2O, मतलब के वाटर. सो वाटर इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो डिफरेंट मैटर्स बनकर तैयार होते हैं. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट एटम्स जो है आपस में कंबाइंड होते हैं. क्योंकि देखो हमारे पास अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो आपको मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ चीजें कैसे आसपास नजर आ रही हैं? क्योंकि ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और एक नई चीज बना लेते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा देखिए, जब ये सिंगल स्टेट में, सिंगल मतलब जब किसी के साथ कंबाइंड नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गोल्ड का पीस लिया, यहां पर सारे के सारे गोल्ड के ऐसे छोटे पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के अलावा और यहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है. तो गोल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड. लेकिन वाटर जो है वो 2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंड करके बनता है. जब चीजें कंबाइंड करके बनती हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स और इसको हम क्या बोलेंगे? तो गोल्ड की ये जो गोल्ड का एक बिस्किट है वो किससे मिलकर बना है? गोल्ड के एटम से. और वाटर कैसे बनता है? मॉलिक्यूल से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे आसपास जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही हैं वो या तो मिलकर बनी है एटम से या मॉलिक्यूल से. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक और भी चीज पढ़ोगे, कंपाउंड. अब जरा ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट वाज आल्सो सजेस्टेड बाय इंडियन फिलोसोफर्स Pakuda, Katyayana, that is
that in some cases the atoms may not exist in free state। उन्होंने बोला कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर एटम फ्री स्टेट में कभी एग्जिस्ट ही ना करे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कभी भी आपको अकेला नहीं मिलता है, या तो वो हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइंड होगा H2, 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होंगे, या वो किसी और एटम के साथ कंबाइंड होगा। ऐसा अकेला आपको कभी नहीं मिलेगा हाइड्रोजन। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो, ऐसा हो सकता है कि वो अकेला कभी एग्जिस्ट ही ना करे, अकेला आपको मिले ही ना। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए यहां पर, दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ स्पीशीज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो कंबाइंड स्टेट मिलेगी, या तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलेगा या वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? कंपाउंड मतलब जब बहुत सारे एटम्स डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं। मॉलिक्यूल की जगह क्या बोल देते हैं? कंपाउंड। अभी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप पढ़ोगे, ठीक है? सिंपल अभी आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अगर कम चीजें आपस में कंबाइंड है तो उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ज्यादा एटम्स अगर आपस में कंबाइंड है तो उनको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है? ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। तो इसका मतलब यहां से हमने ये सीखा कि हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जिसमें एटम जो है वो सिंगल प्रेजेंट हो, अलग अलग प्रेजेंट हो। जैसे कि ये गोल्ड में एटम्स हैं सारे के सारे गोल्ड के, ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में, अकेले नहीं है, ठीक है? हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी आसपास आपको मैटर नजर आ रहा है वो या तो एटम से मिलकर बना होगा या वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है आसपास में कुछ भी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब वो पार्टिकल्स या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एटम का मतलब जब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, मॉलिक्यूल का मतलब जब वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है? तो ध्यान दो। और क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, इसीलिए सारे के सारे मैटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। There are different kind of matter have different properties. जरा देखिए, up to 18th century there were no experimental method and results available to support the above philosophical ideas. तो भाई ये बहुत पुराने जमाने की बातें हैं, ठीक है? उस टाइम पर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं होते, जैसे साइंस के आजकल एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं। जो फिलोसफर्स वगैरह होते हैं वो चीज़ों को अज्यूम करते थे, ऑब्जर्व करते थे। मेंटेलिटी उनकी भी वैसी थी जैसी आज है, लेकिन अब चीज़ें अपग्रेड हो गई। लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रूव करके दिखाते हैं, शो करके दिखाते हैं, देखो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट उस टाइम पर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं थे, ठीक है? तो वो ऐसे ही अज्यूम करते थे, वही चीज़ वो बोलते। However, towards the end of 18th century, the fact that has been established that pure substances can be either element or compound. फिर बाद में क्या निकल के बात आई कि अगर कोई भी प्योर चीज है तो या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड का क्या मतलब है, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए H2SO4 ये क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि एक लिक्विड है, ठीक है? जो कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन, ये S का क्या मतलब है? सल्फर, और O का क्या मतलब है? ऑक्सीजन। अभी आपको सिंबल्स वगैरह सिखाए जाएंगे, ठीक है? एक बात बताओ, हमें पता है ये एसिड तभी बनेगा जब H2SO4 आपस में कंबाइंड होंगे। तो ये एक कंपाउंड है, इसी के साथ एक और कंपाउंड होगा H2SO4, एक और कंपाउंड होगा H2SO4,
एक और कंपाउंड होगा H2SO4। भाई अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा हूं तो मेरे माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि H2SO4 तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर इसके अलावा कुछ प्रेजेंट है तब वो इम्प्योर है, अदरवाइज वो प्योर। क्या बात समझ में आ रही है? एलिमेंट का क्या मतलब है? जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, भाई गोल्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एटम से मिलकर बना है, इसमें और कुछ भी प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे या तो एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो प्योर होते हैं, मिक्सचर्स जो है वो इम्प्योर होते हैं, जो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। वो कह रहे नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ एंड व्हाई द एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब बात ये आती है क्या जरूरत है हाइड्रोजन अपना मस्त अलग घूमे, उसको क्या जरूरत है वाटर से आके कंबाइन करने की? हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में इनको कंबाइन होने की क्या जरूरत है? आराम से मस्त घूमते, हाइड्रोजन अलग घूमता, सल्फर अलग घूमता, ऑक्सीजन अलग घूमता। लेकिन क्या होता है, ये H2SO4 आपस में कंबाइन कर जाते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सो बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं एक नई चीज को बनाने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास आज की डेट में सिर्फ 118 मैटर्स आसपास मौजूद होते और कुछ भी नहीं होता, ना ये डिजिटल पैनल होता, ना ये रिमोट होता। समझ गए ना? तो ये हमारे पास आसपास जो चीजें नजर आ रही वो होती ही नहीं। ये इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि आपस में ये रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स फॉर्म। ठीक है, जैसे ये देखो कंबाइंड फॉर्म में है। अब जरा देखिए, द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वर कैरीड आउट टू अंडरस्टैंड द लॉज अकॉर्डिंग टू विच द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो भाई फिर जब एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, क्योंकि कुछ भी बोल देना विदाउट एनी प्रूफ लोग विश्वास कम करेंगे, लेकिन जब आप प्रूफ के साथ बताते हो जाके भाई देखो ऐसे करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे हो रहा है, तो फिर लोग आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो फिर हमने क्या किए, कुछ लॉज बनाए कि ये आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके लिए हमें 2 लॉज पढ़ने हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा ध्यान दो, ठीक है, 2 लॉज पढ़ने हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सॉरी, और इनको बोलते हैं हम क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जरा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से ना के बराबर चांसेस है कुछ आने का, बट बेसिक्स पता होने चाहिए। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, तो बहुत ध्यान से समझना आपको, 1 सेकंड के लिए भी नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले इसके बारे में बात करेंगे फिर जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आसान है, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं देने का मैं समझा दूंगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ऐसे समझो। वो आपसे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पहले आप ये समझिए कि मास का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे कि आप एक ब्रिक लीजिए, एक ब्रिक लीजिए या फिर बोल्ट का एक पीस ले लीजिए, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर अब हम ये कह सकते हैं कि एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये इसका क्या है, मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्ड इन इट इज नोन एज मास। तो भाई ये क्या है, इसका मास है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर इसको किसी के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो हो सकता है ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाए, लेकिन जितना मास इसके अंदर अभी है उतना ही मास किसी के साथ कंबाइन करने के बाद होगा। ऐसा नहीं कि ये दुनिया में गायब हो गया एकदम, और ऐसा भी नहीं कि इसका साइज, मतलब मान लीजिए कि इसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, अगर मैंने इसको किसी के अंदर डाल दिया, मान लीजिए वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये 100 के 100 ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 200 हो जाएंगे।
तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, बढ़ नहीं जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि इसके अंदर जाकर ये 80 रह जाएंगे, कम हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो मास इन अ केमिकल रिएक्शन कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास कभी ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता, बस वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जरा ध्यान दीजिए कैसे पता चलेगा भाई, हम कैसे मान लें इस चीज को। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आएंगे हम अपने केमिकल रिएक्शंस पे जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है भाई। लस्सी तो आप लोग पीते ही होंगे, है ना। लस्सी बनाने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी भाई दही की, ठीक है जी, कोई दिक्कत। फिर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? शुगर की या चीनी हम कहें, और भी कुछ पड़ता है? दो चीजें मान लो थोड़ी देर के लिए, इन दोनों चीजों को जब आप मिलाओगे तो बन जाएगी जी लस्सी। बाकी बहुत कुछ पड़ता है आपको तो रुअफ़ज़ा वगैरह। मान लीजिए कि दही लिया मैंने 5 kg, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ज्यादा लोगों के लिए बता रहे हैं, और शुगर लिया मैंने 1 kg। तो अब आप मुझे ये बताइए कि लस्सी कितने केजी बनेगी? हाँ जी 5 kg। क्यों? क्योंकि शुगर तो इसमें क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा लग रहा है भाई जो लस्सी है ना वो 6 kg बनेगी। 5 kg तब बनेगी जब आप किचन से 1 किलो पीकर आ जाओगे अंदर, देखो कम बन। हम उस वो वाला केस, आपका वाला केस कंसीडर नहीं कर रहे। अगर आप ईमानदारी से बिना झूठा किए इसको लेकर आए बाहर, तो भाई आप ये देखोगे कि 6 kg लस्सी बन रही है। तो इसका मतलब जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में है। मास ना ही मतलब मास जो है वो ना ही क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। अगर क्रिएट होता तो ये 6.5 kg या 7 kg बनता, और अगर डिस्ट्रॉय हो जाता तो ये 5.5 kg या 5 kg बनता। इसका वाला केस तो ले ही नहीं रहा, पीने वाला कि पी गई है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। देखो मिक्स करने से पहले, इस एरो से पहले जो चीजें आपस में मिक्स होने वाली हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। दो सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट्स। एंड दिस सब्सटेंस obtained by after the reaction या obtained by the reaction is called product। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई? रिएक्शन से पहले जो चीजें मौजूद है अलग अलग, वो है रिएक्टेंट्स। रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा, जरूरी नहीं एक ही चीज बने, ज्यादा चीजें भी बन सकती हैं। जैसे हम कई सारी चीजों को रिएक्ट करते हैं तो गैस रिलीज होती है, नहीं होती है? तो एक चीज बनेगी और हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, तो उस केस में आप लस्सी प्लस हाइड्रोजन लिखोगे। अभी तो नहीं हो रहा, मतलब बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो प्रोडक्ट में एक से ज्यादा चीजें भी मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही? जो फर्स्ट लॉ है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन is always constant, is always conserved। conserved का मतलब फिक्स, कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप देख पा रहे हो कि भाई रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट में है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। और यही है आपका फर्स्ट लॉ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए और इस वाली डेफिनेशन को एक बार और रीड करें। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर इज नीदर क्रिएटेड, मैटर ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैटर नहीं, बेसिकली यहाँ पे मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। यहां पे लिखना मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। मास इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। इधर देखो जरा, हाँ जी। दैट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? यहां से हमारे एक फॉर्मूला समझ में आता है, यहां से हमारे एक फॉर्मूला समझ में आता है। क्या? कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा फॉर्मूला है। इसकी एप्लीकेशन देखना चाहते हो कि भाई कैसा क्वेश्चन आएगा, है ना? क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा वही चीज तो इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझ में आना जरूरी है और साथ में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो चीज जरूरी है। ध्यान से देखिए जरा, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी मास में चेंज नहीं आता है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और आप उसको एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखोगे, जैसे मैंने पीछे लिखा था दही लस्सी। अब देवी और सज्जनों, मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में ये दही लस्सी वगैरह मत लिख के आ जाना। ये तो बस मैं आपको इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि आप डेली लाइफ में रिलेट कर पाओ। एग्जाम में कुछ और तरीके से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा जरा ये देखिए। वो कह रहे जी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is decomposed completely, then 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide are formed। बड़े खतरनाक से नाम आ गए भाई। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं शाही पनीर तो एकदम आपके आंखों के सामने इमेज आ गई होगी, उसकी ग्रेवी और उसमें पड़े हुआ पनीर है, उस पर हल्का सा धनिया। आगे नहीं आ गई नजर? सच बताओ ईमानदारी से। तो आप हर 10 दिन 15 दिन या महीने में आप शाही पनीर खाते रहते हो तो आप बड़े ही यूज्ड हो। इनफैक्ट कुछ बच्चों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, स्वाद भी आ गया होगा और खाने में ऐसा लगता है नहीं है? बिल्कुल भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को बार बार आसपास देखते रहते हो तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है और याद भी हो जाता है, फिर वो आपको चीज़ें अजीब सी नहीं लगती। जैसे कि अभी ज़रा देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? ये समझिए कि सब्सटेंस है। जैसे शाही पनीर मैंने बोला तो वो एक सब्सटेंस है या नहीं है? जैसे ही मिल्क बोला आपके दिमाग में आ गया नहीं आगे मिल्क कैसा होता है? वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट भी एक प्रोडक्ट है जो आपने आज तक नहीं सुना। आपको पढ़ाया लिखाया क्यों जा रहा है? ऐसी चीजें आपको सीखनी है जो आज तक आपने कभी सुनी ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ जी शाही पनीर मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, क्या आप लोग ट्यूशन आओगे? क्या फीस दोगे? नहीं है, मेरी मम्मी बना देती है, हर 15 दिन में 10 दिन में बनता रहता है, मैं कहता हूँ वहीं सीख लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज़ें अब आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी जो आपको घर में सुनते रहते हो, वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो नहीं। तो धीरे धीरे आप फ्रैंक हो जाओगे इन चीज़ों से। अभी ध्यान दीजिएगा, व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। देन 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। तो जरा ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डीकंपोज किया जाता है, तोड़ा जाता है। जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा जी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कोई दिक्कत? ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड। और अब जरा रिएक्शन को दोबारा से पढ़िए। वो कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डीकंपोज, डीकंपोज मतलब तोड़ना, इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया गया। और जो छोटे छोटे पीसेस ब्रेक हुए वो क्या बना? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और दूसरा क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कितने ग्राम है? हाँ जी भाई, ये कितने ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट? 100 ग्राम। ये कितने ग्राम है जरा बताओ? 56 ग्राम। ये कितने ग्राम बताओ जरा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि भाई इस एरो से पहले जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। और इस एरो के बाद जो भी आपको नजर आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? बताइए कोई दिक्कत? मुझे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करना है तो मुझे ये चेक करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल है तब तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा जी मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट, भाई मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बताओ जरा? मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है मास ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज कितने ग्राम भाई? 100 ग्राम। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? जी इनको सिर्फ 100 ग्राम। अब जरा देखिए यहां से जी लिखेंगे। दूसरा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए जी मास ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई मास ऑफ प्रोडक्ट में मुझे किसका किसका मास चाहिए? मुझे चाहिए भाई मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब बताओ जरा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? देख के बताओ। 56 ग्राम। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 44 ग्राम विच इज 100 ग्राम। तो हैंस आप लिखोगे ऐसे, सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of products, hence law of conservation of mass is verified. बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको करना है। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि इसको रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखें। अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखा होगा तो आप बड़े ही आराम से लिख पाओगे। अब क्या होगा आगे? हो सकता है कि वो आपको ये वाला मास मिसिंग कर दे, ये वाला मास मिसिंग होगा। वो कहेंगे फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो दे देंगे भाई 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे दे देंगे कैल्शियम ऑक्साइड इज 56 ग्राम एंड फाइंड आउट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कैसे निकालोगे भाई? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको मान लीजिए मान x ग्राम ले लेंगे, तो ये प्लस में उधर जाकर माइनस होगा और आपके x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आएगा, कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है वैसा क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। ये जरा देखिए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। आपके बुक में जो ब्लू वाले क्वेश्चंस है ना, वहीं से ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखो जरा एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। नाम थोड़े अजीब से है, जो पहली बार शायद आप सुन रहे होगे, पर धीरे धीरे यूज हो जाओगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें मिलती हैं टू फॉर्म, फिर फॉर्म क्या करते हैं? सोडियम इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें आपको क्या क्या गिवन है जरा देखिए। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ये भी गिवन है। टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉल, ये भी गिवन है। 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी गिवन है। एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ वेरीफाई करना है, इसमें मिसिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। बस वो कह रहे हैं शो दैट दिस डेटा वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, मिसिंग वाला आगे क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ टाइम है, कर सकते हो तो खुद से करो। चलो मैं फटाफट इसको कर देता हूँ, आप खुद से भी कीजिए। देखो इसमें रिएक्शन भी नीचे दी हुई है, इस क्वेश्चन में नीचे रिएक्शन भी दी हुई है। मैं इसकी हेल्प ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, मुझे तो पता ही है कैसे करना है। वो क्या करें, ये रिएक्शन देखो आपको खुद दे दी है यहाँ पर।
और यहां से भी आपको पढ़कर बनाना आना चाहिए। तो उन्होंने क्या दिया जी, सोडियम कार्बोनेट, और क्या रिएक्ट करता है, इथेनोइक एसिड, स्पेलिंग थोड़ी गलत है भाई, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, बनाते हैं सोडियम इथेनोट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान दें तो उन्होंने सोडियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है कितना, 5.3 ग्राम। इथेनोइक एसिड दिया हुआ है हमें कितना, 6 ग्राम। सोडियम इथेनोट हमें दिया हुआ है कितना, 8.2 ग्राम। और 2.2 ग्राम दिया हुआ हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वाटर में दिया हुआ कितना, 0.9 ग्राम। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे मास ऑफ, ये पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस इज इक्वल टू, मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो है जी मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है जी। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, देखो इधर जरा, 5.3 ग्राम। मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना है, 6 ग्राम। दोनों को ऐड करोगे कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम। बताइए कोई दिक्कत। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, प्रोडक्ट में जरा देखो क्या क्या है। एक तो है मास ऑफ सोडियम इथेनोट प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई राइटिंग मेरी बहुत अच्छी, आप लोग बताइए। और मास ऑफ वाटर। ये तीन चीजें जो है सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगी भाई। मास ऑफ इथेनोइक सोडियम इथेनोट कितना है, 8.2 ग्राम प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2.2 ग्राम। और मास ऑफ वाटर कितना है, 0.9 ग्राम। दोनों को ऐड कर लेना, इन सभी को आपको मिलेगा कितना, 11.3 ग्राम। इन सभी को ऐड कर लेना। तो आप क्या देख रहे हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल। तो इस चीज को आप लिखोगे, सिंस मास ऑफ reactants is equal to mass of products. Hence, नीचे स्टेटमेंट लिख देना, स्पेस नहीं है। Hence, law of conservation of mass is verified. क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। आगे बढ़े, नोट करने का टाइम मिलेगा, नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या सीखा, जरा ध्यान दीजिए। हमने ये सीखा, इन दिस प्रॉब्लम वी ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दैट गिवन वेरीफाइड, दैट gives the verification of law of conservation of mass basically। ठीक है, अब ये भी हमने किया ही था, इसको छोड़ देते हैं। देखो जरा, ये मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो क्लियर होगा कि कैसे क्या करना है हमें। जरा ध्यान दीजिएगा,
मैं इस क्वेश्चन को नीचे लेके जाता हूँ क्योंकि बाकी चीजें मैं ऊपर लिखूंगा। ध्यान से पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि 3 ग्राम कार्बन को लिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जब आप बर्न करोगे और साथ में क्या हो रहा है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप इक्वेशन बनाना समझ गए, केमिकल रिएक्शन बनाना समझ गए, तो समझ लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हो रहा है भाई, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब साथ में मिलाकर जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसमें भी 3 ग्राम दिया हुआ है कार्बन और 8 ग्राम दिया हुआ है ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 11 ग्राम बनता है कार्बन। अब आप खुद भी देख सकते हो, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब इन दोनों को ऐड करो और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned 50 gram of oxygen। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर 3 ग्राम कार्बन जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, नोट करने में लगे पड़े हो। पेन छीन लो इसको, देना मत जब तक मैं बोलूँ। भाई कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंप्लीटली कंबाइंड हो गए। जितना मास था रिएक्टेंट का उतना ही मास है प्रोडक्ट का। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 10 ग्राम कर देता ऑक्सीजन तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनती बताओ जरा? नहीं बनती, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन सिर्फ 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ। अगर ये चीज आप कम या ज्यादा कर दोगे तो बेटा रिएक्शन पे क्या होगा, अगर आपने 10 ग्राम ले लिया तो 11 ग्राम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो बच जाएगा। ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो अनरिएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? अनरिएक्टिव। अगर आपने लिया 7 ग्राम तो बेटा यहां पर 11 ग्राम फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन को अगर आप कंप्लीटली कंबाइन करना चाहते हैं तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तभी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऊपर आपको एक बार रिएक्शन दे दी और दोबारा से वो रिएक्शन यही दे, और अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो जितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो उतना क्या रह जाएगा? अनरिएक्टिव रह जाएगा। वो जान के चाहते हैं कि आप गलती करें। कैसी गलती करेंगे आप? जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे, देखो यहां तक तो हमने देख लिया कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। यहां पर जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। ये केस 1 है, केस 2 देखिएगा। केस 2 में वो क्या कह रहे हैं कि भाई फिर से कार्बन को ले रहे हैं और दोबारा से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। इस बार वो कितना ले रहे हैं? 3 ग्राम पहले भी लिया था और 3 ग्राम दोबारा से ले रहे हैं और कह रहे इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस बार ऑक्सीजन कितनी ले ली है? 50 ग्राम। भाई रिएक्शन क्या कहती है कि 3 ग्राम जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो क्या होगा जब रिएक्शन होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि बनेगी कितनी? 11 ग्राम। आप क्या करते? 50 प्लस 3 53 ग्राम कर देते, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा कब होगा? जब एक ऊपर रिएक्शन दी हुई है, दोबारा से दे रहे हैं, तो या तो इसको सेम कर देंगे
या इसको सेम कर दो। तो ऊपर से आप मैच करोगे भाई 3 ग्राम के लिए 8 ग्राम की जरूरत है, तब ये कंप्लीटली यहां पर बर्न होगा। कैसे पता चला कि ये कंप्लीटली कंबाइन हो गया? कुछ भी अनरिएक्टिव नहीं है, क्योंकि जब आप मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हो तब भी कितना है 11 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है 11 ग्राम। इससे ये पता चलता है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन और पूरा का पूरा कार्बन आपस में रिएक्ट कर गया, कुछ भी अनरिएक्टिव नहीं बचा। यहां पर क्या होगा, 11 ग्राम बनेगा कितना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रह जाएगा कितना, कितना बचेगा 39 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? इसको आप ऐसा समझिए कि भाई मान लीजिए कि आपको चाय बनानी है 2 लोगों के लिए, तो आपने थोड़ी सी शुगर यूज कर ली, बाकी जो आपके घर में शुगर भरी हुई रखी है वो थोड़ी ना चाय में पड़ेगी, चाय में तो थोड़ी सी पड़ेगी जितनी जरूरत है। तो यहां पर भी यही बिल्कुल केस हुआ कि कार्बन में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी वो उसने यूज कर ली, और जितनी यूज नहीं करनी थी वो क्या रह गई, अनरिएक्टिव। तो आप आंसर देते 53 ग्राम, बट एक्चुअल में आंसर कितना है 11 ग्राम। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको मिल सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकता है। ठीक है, वो कह रहे विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट अभी भी बिल्कुल वही है। यहां पर जो ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टिव रहेगा, बस रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मास अभी भी ऐड करोगे तो कितना आएगा 53 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस रिएक्शन। ये टाइम कितना हो गया जरा देखो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 55 हो गया।